बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान रिजवी और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज पीर 20 जुलाई है और हम बात कर रहे हैं मशरिक़ वुस्ता और यूरोप की सूरत हाल पर भी इसी वीडियो के अंदर बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि पूरी दुनिया एक बड़ी जंग की जानिब, एक बड़े डिज़ास्टर की जानिब, एक बड़े क्राइसिस की जानिब पूरी दुनिया बड़ी तेज़ी के साथ आगे की जानिब बढ़ रही है। और उसकी वजह सिर्फ अबनाए हुर्मुज़ के अंदर ये सूरत हाल नहीं है, बल्कि रेड सी को लेकर आज हौसी मुजाहिदीन की जानिब से जो ऐलान सामने आया तो वो भी इन टेंशन्स में इजाफा करेगा। फिर ब्लैक सी के अंदर जिस तरह की लड़ाई चल रही है रशिया और यूक्रेन के दरमियान, रशिया और यूक्रेन आपको मालूम है कि ना सिर्फ गंदम और मकई को लेकर ये बहुत बड़ी पैदावार है रशिया और यूक्रेन की, अफ्रीकन कंट्रीज समेत पूरी दुनिया के बहुत सारे जो कंट्रीज हैं वो रशिया और यूक्रेन की गंदम के ऊपर रिलाई करते हैं। ना सिर्फ गंदम के ऊपर बल्कि आपको मालूम है कि रशिया जो है वो तेल की भी एक बहुत बड़ी पावर है, गैस की एक बहुत बड़ी पावर है, ओपेक प्लस का रशिया मेंबर है। और ना सिर्फ यूरोपियन कंट्रीज बल्कि पूरी दुनिया के जो कंट्रीज हैं जो अबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल से मुतासर हो रहे हैं, तो वो अल्टरनेट के तौर पर जैसे इंडिया है या फिर चाइना है, वो किसको देखते हैं? वो रशिया को देखते हैं। तो यहाँ पर अबनाए हुर्मुज़ की ये सूरत हाल हो, फिर रेड सी भी बंद हो जाए और ये जो ऑयल प्रिंस हैं ये पूरी दुनिया की जो नीड्स हैं वो पूरी ना कर सकें और फिर अल्टरनेट के तौर पर रशिया भी ना रहे, तो फिर आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्राइसिस हैं, ये जो एनर्जी के क्राइसिस हैं, ये किस लेवल पर चले जाएंगे। और एनर्जी के क्राइसिस या फिर तेल की कीमतों के साथ आपको मालूम है कि जो इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है वो जुड़ी हुई है, तो फिर ये महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और पूरी दुनिया को इस दहाने पर लाकर जिस शख्स ने खड़ा किया तो वो वर्ल्ड कप के फुटबॉल के जो मैचेस हैं वो एंजॉय कर रहा है या फिर अपनी सिक्योरिटी डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। अपने जहाज़ को लेकर उसको अपग्रेड कर रहा है कि जनाब मैं अपने जहाज़ को बहुत ज़्यादा सिक्योर कर रहा हूँ। और जहाँ तक ताल्लुक़ है अमरीकियों को सिक्योर करने का या फिर पूरी दुनिया की सिक्योरिटी का जहाँ तक सवाल है, जिस दुनिया को इसने एक बड़ी जंग दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है, तो पूरी दुनिया की इस पागल शख्स को कोई फिक्र नहीं है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स बताऊंगा। आगाज़ करेंगे यूरोप से, रशिया और यूक्रेन जंग से। मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर बताया था कि यूक्रेन की जानिब से वाइल्ड बेरीज के जो वेयर हाउसेस हैं उनको यूक्रेन की जानिब से बड़े लेवल पर टारगेट किया गया था। ना सिर्फ मॉस्को के अंदर बल्कि दीगर रशिया के जो रीजन्स हैं वहाँ पर भी वाइल्ड बेरीज के ऑफिसेस हैं। वाइल्ड बेरीज मैंने आपको बताया था कि ये यूं कह लें कि अमेरिका के जैसे अमेज़न है वैसे रशिया के अंदर वाइल्ड बेरीज है। और इसके ऊपर यूक्रेन के हमलों के नतीजे में मैं आपको बता दूं कि 100 बिलियन रूबल से ज़्यादा का नुकसान हुआ। अगर डॉलर्स में कन्वर्ट करें तो यूं कह लें कि 1 बिलियन डॉलर से ज़्यादा जो नुकसान है वो वाइल्ड बेरीज के ऑफिस के ऊपर यूक्रेन के इन हमलों की वजह से हुआ। और इसके अलावा 8 हलाकतें, 80 जख्मी। रशिया का बड़ा रद्द-ए-अमल सामने आया। रशिया की जानिब से यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के ऊपर 40 मिसाइल फायर किए गए, मुख्तलिफ अकसाम के 40 मिसाइल। और ये मैं 40 पर जोर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये रशिया का यूं कह लें कि 4 साल से तवील इस जंग के दौरान रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर इकट्ठा 40 मिसाइल कभी फायर नहीं किया। यानी कि रशिया का सबसे बड़ा हमला था इन टर्म्स ऑफ मिसाइल। यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर रशिया के सबसे बड़ा हमला था और ये रद्द अमल था, रिटेलिएशन थी। वाइल्ड बेरीज के जो वेयर हाउसेस हैं उनको जो यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया गया, तो रशिया ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत के ऊपर मुख्तलिफ अकसाम के 40 मिसाइल फायर किए। हलाकतें भी रिपोर्ट हुई हैं, जख्मी भी रिपोर्ट हुए हैं, ना सिर्फ यूक्रेन के दारुल हुकूमत के अंदर बल्कि मैं आपको बता दूं कि क्या ज़ेपरेजिया, क्या खिरसन, क्या मिकोलाइव, क्या ओडेसा, बल्कि डोनेट्स्क रीजन के अंदर भी रशिया की स्ट्राइक्स जो हैं वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इतनी वीडियोस हैं, इतनी स्ट्राइक्स हैं, इतनी हलाकतें हैं, इतने ज़ख्मी हैं कि मैं अगर आपको बताने लगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा तवील हो जाएगी। हमने मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर भी बात करनी है, तो मैं आपको स्किम स्कैन करके बता रहा हूँ कि रशिया के हमले यूक्रेन के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। यूक्रेन के शहरों के अंदर भी रशिया के हमले बहुत ज़्यादा हैं। फिर फ्रंट लाइन्स के ऊपर रशिया के फ़ौजियों की पेशकदमी भी रिपोर्ट हो रही है, रशिया के हमले भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हो रहे हैं। रशिया के फ़ौजी झंडे भी लहराते हुए या फिर यूक्रेन के फ़ौजियों को पकड़ते हुए, गिरफ्तार करते हुए, ये वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरह की वीडियोज़ जो हैं वो रशिया की जानिब से जारी की जा रही हैं और यूक्रेन भी रद्द अमल दे रहा है।
रशिया के इन हमलों के बाद यूक्रेन का कोई सॉफ्टवेयर अपडेट नहीं हो रहा, या फिर यूक्रेन रशिया की कंडीशंस पर इस जंग को बंद करने के लिए तैयार नहीं हो रहा, बल्कि यूक्रेन की जानिब से रशिया के दारुल हुकूमत मॉस्को पर हमले रिपोर्ट हुए। कीव के ऊपर हमलों के बाद मॉस्को के अंदर ऑयल रिफाइनरीज को टारगेट किया जा रहा है। रशिया की ऑयल रिफाइनरीज को बड़ी लेवल पर यूक्रेन की जानिब से टारगेट किया जा रहा है। वीडियोस में आपको दिखा रहा हूँ, मॉस्को के अलावा दीगर जो रीजन्स हैं रशिया के, वहां पर भी यूक्रेन के हमले रिपोर्ट हो रहे हैं। और यूक्रेन स्पेसिफिकली जो रशिया की इकोनॉमी को तोड़ने की कोशिश कर रहा है कि रशिया अपनी जंग को अफोर्ड ना कर सके, क्योंकि रशिया का रेवेन्यू ज्यादातर आपको मालूम है कि तेल और गैस से रेवेन्यू आता है। तो यूरोप ने तो लेना छोड़ दी, अब रशिया से जो कंट्रीज ले रहे हैं चोरी छुपे ले रहे हैं या फिर शैडो फ्लीट के थ्रू ले रहे हैं, जैसे इंडिया है, चाइना है, दीगर कंट्रीज हैं, तो वो भी ना लें तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। तो यूक्रेन की जानिब से रशिया की जो रिफाइनरीज हैं उनको ही टारगेट किया जाने लगा है। और जो रिफाइंड ऑयल है वो रशिया ने बंद कर दिया दीगर कंट्रीज के लिए। खुद रशिया के अंदर एनर्जी के क्राइसिस पैदा हो गए हैं यूक्रेन के हमलों की वजह से। ना सिर्फ यूक्रेन के हमले रशिया की ऑयल रिफाइनरीज पर रिपोर्ट हो रहे हैं, बल्कि जो शैडो फ्लीट है, रशिया की जो शैडो फ्लीट है ब्लैक सी से जो ऑपरेट करती है, तो उसको भी यूक्रेन की जानिब से बड़े लेवल पर टारगेट किया जा रहा है। 25-30 जहाज यूक्रेन अभी तक टारगेट कर चुका है, और रिटेलिएशन में रशिया की जानिब से यूक्रेन के जहाज़ों को टारगेट किया जाने लगा है। और ब्लैक सी के अंदर ये जो लड़ाई है, जो आबनाए हुर्मुज़ तर्ज की लड़ाई है, वो ब्लैक सी के अंदर इस लेवल पर पहुंच चुकी है कि रशिया की जानिब से गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान एक जहाज़ के ऊपर हमला किया गया और 10 हलाकतें, इसमें इंडियंस थे और सीरियंस थे, जो शामी थे, वो इस कश्ती के अंदर सवार थे। और ये कश्ती बताया ये जा रहा है कि मकई लेकर जा रही थी, और इसको रशिया के 3 मिसाइलों ने हिट किया। 10 हलाकतें रिपोर्ट हुई हैं। और फिर यूक्रेन की जानिब से भी रशिया के जहाज़ों को टारगेट किया जा रहा है, रशिया की जानिब से यूक्रेन के जहाज़ों को टारगेट किया जा रहा है। और इससे होगा क्या, वो जो इंट्रो के अंदर मैंने आपको बताया कि ना सिर्फ वो कंट्रीज मुतासिर होंगे जो यूक्रेन और रशिया की गंदम और मकई पर रिलाई करते हैं, बल्कि वो कंट्रीज भी मुतासिर होंगे जो ऑल्टरनेट के तौर पर रशिया की एनर्जी को देखते हैं। अच्छा, ना सिर्फ रशिया और यूक्रेन के दरमियान ये एनर्जी की ये ब्लैक सी के अंदर लड़ाई चल रही है, बल्कि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को भी टारगेट किया जा रहा है यूक्रेन की जानिब से या रशिया की जानिब से। एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया जाता है। जो यूरोप का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ज़ैपोरिजिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट, उसके ऊपर हमले एक मजाक बनकर रह गया। हालांकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर हमलों का मतलब है कि आप आग से खेल रहे हैं, आप एक बहुत बड़े डिजास्टर से खेल रहे हैं। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जानिब से न्यूक्लियर सिक्योरिटी की बातें की जा रही हैं कि जनाब यूक्रेन की न्यूक्लियर सिक्योरिटी का रशिया जो है वो ख्याल नहीं रख रहा। और ज़ैपोरिजिया जो न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर हमले का मतलब है कि बहुत बड़ा डिजास्टर होगा। अच्छा, अगर यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर, जो कि रशिया के अंडर कंट्रोल है, ज़ैपोरिजिया का पावर प्लांट, अगर इसके ऊपर हमले रिपोर्ट होते हैं तो फिर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसको न्यूक्लियर सिक्योरिटी याद आ जाती है। लेकिन जब ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के ऊपर हमलों की बात आती है तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो बिल्कुल चुप साध लेती है, इसकी ज़बान तालू से चिपक जाती है। ये ईरान के ऑफिशियल्स की जानिब से मैं आपको बता दूं कि बयान सामने आया कि भाई इधर भी ज़रा ध्यान दो। अमेरिका की जानिब से जो नवीं रात ईरान के ऊपर हमले किए गए हैं, तो अमेरिका की जानिब से ब्रिजेस के साथ साथ जो ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं उनको भी टारगेट किया जा रहा है अमेरिका की तरफ से। लेकिन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के मुंह से, ये जो इसका चीफ है, इसके मुंह से एक लफ्ज़ नहीं निकला, ना इसे न्यूक्लियर सिक्योरिटी की फिक्र है, ना इसे न्यूक्लियर पावर प्लांट्स का जो डिजास्टर है उसकी इसे फिक्र है, क्योंकि यहाँ पर अमेरिका की जानिब से ईरान के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट किया जा रहा है और वहाँ पर रशिया की जानिब से यूक्रेन के न्यूक्लियर पावर प्लांट्स को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं, इन डबल स्टैंडर्ड्स ने दुनिया को एनर्जी के क्राइसिस या फिर एक डिजास्टर के दहाने पर लाकर खड़ा कर दिया है। और मैं आपको बता दूं कि बुशैर का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो रशिया का न्यूक्लियर पावर प्लांट है ईरान के अंदर, उसके ऊपर मजीद जो स्ट्राइक्स हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। अमेरिका की स्ट्राइक्स, जो नवे हमले अमेरिका की जानिब से नवीं रात जो स्ट्राइक्स की गई हैं, तो बुशैर के न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर भी स्ट्राइक्स रिपोर्ट हुई हैं। और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है वो एक लफ्ज़ नहीं बोल रही, रशिया भी एक लफ्ज़ नहीं बोल रहा रशिया की जानिब से। रशिया के वर्कर्स वहाँ पर काम करते हैं और रशिया का रद्द अमल, सख्त रद्द अमल जो है वो
ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں رشیا کی جانب سے کوئی سخت لائن لی جا سکتی ہے۔ بہرحال ایران کی جانب سے نہ صرف سخت لائن لی جا رہی ہے بلکہ سخت جواب بھی دیا جا رہا ہے امریکہ کے ان حملوں پر ایران کی جانب سے۔ بحرین کے اندر، کویت کے اندر، اردن کے اندر میں آپ کو بتا دوں کہ اردن کو لے کر خبر یہ سامنے آئی ہے انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر کہ درجنوں فوجی شدید زخمی ہیں، کسی کی ٹانگ نہیں ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کسی کی آنکھ نہیں ہے۔ اردن کے اوپر جو ایران کا حملہ رپورٹ ہوا تھا جس میں 3 امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں کو سینٹ کوم کی جانب سے کنفرم کر دیا گیا تھا، تو اس سٹرائک کے دوران یا پھر ان سٹرائکس کے دوران درجنوں امریکی فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں، شدید زخمی ہوئے ہیں، لیکن امریکہ کی جانب سے کیجویلٹیز جو ہیں وہ چھپائی جا رہی ہیں، یہ انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے۔ اور ایران کی جانب سے خبردار کیا گیا کہ اگر امریکہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو امریکہ کے جو اڈے ہیں عرب کنٹریز کے اندر، گلف کنٹریز کے اندر، تو ان کو ایران کی جانب سے آگ لگا دی جائے گی۔ اور ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے تو کہا کہ ایران حالت جنگ میں ہے، یعنی کہ آل آؤٹ وار کا اعلان ایران کی جانب سے کیا جا چکا ہے، اور اس کا خمیازہ جو ہے وہ امریکہ بھگت بھی رہا ہے اور آگے بہت زیادہ بھگتے گا۔ کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ حوثی مجاہدین کی جانب سے جو میری ٹائم بلاکیڈ ہے، یہ صرف سعودی عربیہ کے لیے جو میری ٹائم بلاکیڈ ہے اس کا اعلان حوثی مجاہدین کی جانب سے سامنے آیا ہے، کیونکہ سعودی عربیہ کی جانب سے آپ کو معلوم ہے کہ صنعاء کے ایئرپورٹ کو ٹارگٹ کیا گیا تھا، تو اس کے رد عمل میں حوثی مجاہدین نے سعودی عربیہ کے لیے میری ٹائم بلاکیڈ ریڈ سی کے اندر نافذ کر دیا گیا ہے حوثی مجاہدین کی جانب سے، یعنی کہ سعودی عربیہ کو آنے والے یا پھر سعودی عربیہ سے جانے والے جو بھی ٹینکرز ہیں ان کو حوثی مجاہدین کی جانب سے ہو سکتا ہے کہ آنے والے چند گھنٹوں میں ٹارگٹ کیا جانا سٹارٹ کر دیا جائے۔ اور ریڈ سی میں آپ کو بتا دوں کہ سعودی عربیہ کے لیے اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ایران کے لیے، قطر کے لیے، بحرین کے لیے، کویت کے لیے، عراق کے لیے یہ آبنائے ہرمز امپورٹنٹ ہے، اتنا امپورٹنٹ ریڈ سی ہے سعودی عربیہ کے لیے، ایک آلٹرنیٹ ہے۔ اور اگر ریڈ سی کو بند کر دیا جائے سعودی عربیہ کے لیے تو پھر سعودی عربیہ کا رد عمل بھی ایکسپیکٹ کیا جانا چاہیے، اور جو دفاعی معاہدہ ہے پاکستان اور سعودی عربیہ کا تو اس کو ایکٹیو بھی کیا جا سکتا ہے سعودی عربیہ کی جانب سے، یا پھر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کہا جا سکتا ہے کہ بھائی بس کر دے، ہم افورڈ نہیں کرتے آبنائے ہرمز کے ساتھ یہ جو ریڈ سی کی بندش ہے اس کو یہ عرب کنٹریز افورڈ نہیں کرتے، جن کی اکانومی، جن کی ٹورزم آپ کو معلوم ہے کہ کیا حالت ہو گئی ہے ایران جنگ کی وجہ سے، یا پھر یہ جو امریکہ نے جنگ مسلط کی ہے ایران کے اوپر تو اس کی وجہ سے ان کی حالت بڑی پتلی ہو گئی ہے مشرق وسطیٰ کے ممالک کی۔ تو ان کی جانب سے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کہا جا سکتا ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میڈیشن کی کوششیں چل رہی ہیں جن کو ایران کی جانب سے بھی ایڈمٹ کیا گیا، پھر امریکہ کی جانب سے ایڈمٹ کیا گیا ہے کہ قطر اور پاکستان ابھی بھی کوشش کر رہے ہیں، میڈیشن کی کوشش کر رہے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ حوثی مجاہدین کی جانب سے جو اعلان سامنے آیا تو اس کے بعد یہ کوششیں جو ہیں میڈیشن کی یہ کامیاب بھی ہو سکتی ہیں، کیونکہ ابنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ ریڈ سی کے اندر یہ جنگ امریکہ اپنے اتحادیوں کو ساتھ ملا کر بھی ایران اور ایران کے جو گروپس ہیں مزاحمت کے ان سے امریکہ نہ یہ جنگ لڑ سکتا ہے نہ یہ جنگ جیت سکتا ہے، بلکہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ تو اتنا ڈرا ہوا ہے کہ جب یہ فیفا ورلڈ کپ کا فائنل دیکھنے کے لیے میدان کے اندر گیا، ٹرافیاں وغیرہ دینے کے لیے میدان کے اندر گیا، کچھ مناظر میں نے واٹس ایپ چینل کے اوپر شیئر کیے ہیں، بڑے انٹرسٹنگ، بڑے مزیدار قسم کے مناظر ہیں۔ واٹس ایپ چینل کا لنک آپ کو کامنٹس باکس میں مل جائے گا، وہاں پر جا کر آپ وہ مناظر دیکھ سکتے ہیں کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کس طرح بیہیو کیا گیا، اسپین کے جو چیمپئنز ہیں ان کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ کس طرح بیہیو کیا گیا۔ بہرحال یہ سیکیورٹی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی سیکیورٹی بڑی ہائی الرٹ ہے، اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خود کہا کہ میں نمبر 1 ٹارگٹ ہوں، مجھے ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے، میرے اوپر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور اس کو اپنی سیکیورٹی کی، اپنی جان کی بڑی اس کو فکر ہے، اور اپنے طیارے کو بھی اپ گریڈ کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ جو قطر کی جانب سے گفٹ دیا گیا تھا تو اس کے اندر کہہ رہے ہیں کہ اینٹی میزائل سسٹم وغیرہ نصب نہیں ہے، تو اس کو بھی اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جان بڑی قیمتی ہے، اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے طیارے کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ جو مڈل ایسٹ کے اندر امریکہ کے اڈوں کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے ایران کی جانب سے، یا پھر پورے کے پورے مڈل ایسٹ کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ امریکہ کو یہاں سے نکال باہر بھی کیا جائے، عرب کنٹریز نکالیں نہ نکالیں، لیکن ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ اگر امریکی فوجیوں نے ایران کے کسی جزیرے کے اوپر بھی قدم رکھا
तो ईरान भी अमेरिका के फौजियों को निकालेगा नहीं, बल्कि पकड़ कर अमेरिका के फौजियों को ईरान जो है वो बांध लेगा अपने जजीरे के ऊपर। तो अमेरिका की जानिब से, क्योंकि इस तरह की खबरें मैंने आपको बताया था कि गर्दिश कर रही हैं, लास्ट वीडियो के अंदर हमारी बात हुई कि ईरान के किसी जजीरे के ऊपर, खार्ग के आइलैंड के ऊपर, या फिर जो कशम का आइलैंड है उसके ऊपर अमेरिका के हमले के मंसूबे जो हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहे हैं। तो उनसे भी ईरान की जानिब से खबरदार किया गया है अमेरिका को, और आने वाले चंद घंटों में एक्सपेक्ट करना चाहिए कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी सामने आ सकता है मीडिएशन को लेकर। और अगर मीडिएशन कामयाब नहीं होती तो फिर एक बड़ी जंग, एक बड़ा डिज़ास्टर या फिर बड़े क्राइसिस एक्सपेक्ट करने चाहिए, जिस तरह की सूरत हाल मिडिल ईस्ट और यूरोप के अंदर मैंने आपको बता दी। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, मैं नज़र रखूँगा, आपको अपडेट्स देता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।